पुरातन व्यवस्था कहने का मतलब कि 1789 से पहले की जो व्यवस्था वहां प्रचलित थी, वही व्यवस्था क्रांति का कारण बना। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सारी परिस्थितियां फ्रांस को क्रांति की ओर ले जा रही थी। वस्तुतः फ्रांस की जो राज व्यवस्था थी, राजनीतिक स्थिति जो थी, राजा प्रधान जो राजतंत्र में होता है, बुर्बो वंश का यह शासक अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, जो आमतौर पर सभी राजा समझते हैं, क्योंकि उन्हें तो प्रजा को बेवकूफ बनाना है और उनको बेवकूफ बना करके उनसे तरह तरह के कर वसूल करना है, बेगारी करवानी है। प्रजा भी सोचती थी पहले कि सचमुच ये तो भगवान के अवतार ही हैं, भगवान ही इनको भेजे हैं हम पर शासन करने के लिए, तो राजा जो करे वो सब माफ। उन्हीं के इसी अंधविश्वास के कारण दुनिया के हर कोने में जहां भी राजतंत्र था, सभी राजा मन माफिक शासन कर। फ्रांस में लुई 14वां एक योग्य शासक था, राजा था जरूर लेकिन योग्य। उसकी समझदारी थी कि प्रजा में कहां असंतोष फैल रहा है, असंतोष फैलने से पहले ही उस पर वो नियंत्रण कर लेता था। लेकिन 1774 में 20 वर्ष की अवस्था में पानी की स्थिति है कि हम आप सभी लोग बगल में देखिएगा कि नल से पानी चल रहा है। लुई 14वां जो शक्तिशाली शासक था, वो कहा करता था आई एम दी स्टेट, मैं ही राज्य, मैं ही राज्य। लेकिन अपनी योग्यता के बल पर, दूरदर्शिता के बल पर वह स्वच्छंदता से शासन करता चला गया। उसके समय में फ्रांस में कोई अव्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1774 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा, तब परिस्थितियां बदल गई। बिल्कुल अदूरदर्शी शासक और अयोग्य शासक, यह और इसके कारिंदे बस केवल और केवल एक ही काम था, विलासिता। जनता से तरह तरह के टैक्स वसूलो और उस टैक्स का खर्च जनता पर न करो, अपने ऊपर। पेरिस से जो राजधानी थी, वहां से कोसों दूर पर एक इसने महल बनवाया था जिसको शीश महल, उसी शीश महल में ये रहता था। इसकी पत्नी मेरी अंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। वह राजा से भी ज्यादा विलासी थी और खर्चीली। इसका नाम ही लोगों ने रख दिया था क्वीन डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। ये हमेशा घाटे में ही रहती थी। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी सेवा के लिए, केवल इनकी सेवा के लिए 15,000 के लगभग कर्मचारी थे। क्या दासी, नौकर, चाकर, 15,000। क्या करता था भाई लोग? अच्छा, और करता था तो चलिए कोई बात नहीं। वो लोग राजा रानी को देख करके खुद विलासी था। 15 सभी के सभी। बस यही काम ही था कि जनता से पैसा लो और अपने ऊपर खर्च करो, दूसरा कोई काम नहीं था। परिणाम की जनता की क्या भयावह स्थिति होती होगी आप अनुमान लगा सकते। उसके बाद उनके नीचे जो इनके अधिकारी थे, वो अधिकारी योग्यता के बल पर नहीं आया,
वो राजा के चाटुकारिता करके आए। जो चाटुकारिता में अव्वल आ गया वो बड़का अधिकारी बन जाता। अब सोचिए कि उनमें योग्यता नहीं है लेकिन बहुत बड़े अधिकारी बन गए, वो प्रशासन क्या चलाएंगे? परिणाम प्रशासनिक क्षेत्र में भी पूरी तरह से अव्यवस्था, जनता पर तरह तरह के कष्ट लगाए, कर लगाए जा रहे। एक कुलीन वर्ग से ही इन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है और कुलीन खुद तो वह टैक्स देता ही नहीं था, लेकिन जनता जो टैक्स देती थी, अब जनता तरह तरह से टैक्स वसूला जाता था जनता से। जैसे एक तीथे था, ये धार्मिक करता, इसको चर्च लेता था, पादरी। एक टीले था, एक कुलीन लेता था, जो राजा के पास जाता था और राजा के पास कम ही जाता था, ज्यादा ही कुलीनों के पास रह जाता था। जनता बेचारी मार जाती चारों तरफ से। तो प्रशासन के क्षेत्र में भी योग्यता के बल पर बहाली या नियुक्ति न होकर के चाटुकारिता के बल पर हो रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रशासन में भी पूरी तरह से अकुशलता फैल गई। लचर पचर व्यवस्था के कारण जनता की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। आगे चले, ये जो हमने आपको बताया कि जनता से जो तरह तरह के टैक्स लिए जा रहे थे, जनता बहुसंख्यक 60% की भूमि जनता के पास थी। जब टैक्स जब दे देती थी, पेड कर देती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जनता को खाने के लिए भी नहीं बचता था। इतने तरह के टैक्स इससे वसूल किया जाता था कि जनता के पास खाने के लिए भी नहीं रहता था। वो अपने परिवार पर क्या खर्च करे, तो फिर यह कर्ज लेता। कर्ज के चक्कर में यह फंसती जनता चली गई। इन सारी अव्यवस्थाओं के कारण जो राजनीतिक अकुशलताएं थी, इनके कारण पूरी तरह से अराजक स्थिति व्याप्त हो। समाज, यदि सामाजिक क्षेत्र में आप देखें तो इनका समाज 3 भागों में बटा हुआ है। 3 वर्ग इसको आप कर सकते हैं। पहला जो वर्ग था ये पादरी का था, दूसरा कुलीन, तीसरा सामान्य जन। ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। 3 स्टेट में बटा हुआ था यहाँ का समाज। ये पादरी धार्मिक प्रधान थे। जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं, 4 या 5 शंकराचार्य, जो सभी 4 मठ हैं, उनके हेड को हम शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य तो 9वीं सदी में एक ही हुए, पहला शंकराचार्य, जिन्होंने बौद्ध धर्म को पराजित करके ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापना किया। वही शंकराचार्य 4 मठों के, भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ देख रहे हैं, वो शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित किया गया, और पूरी द्वारका वगैरह वगैरह। अब उन मठों के जो प्रधान होते हैं उनको शंकराचार्य, वो एक परंपरा चली आ रही है। तो चर्च के जो हेड होता था उसको पादरी। लेकिन ताज्जुब आपको यह जानकर होगा कि यह धार्मिक प्रधान था, लेकिन धर्म से यह कोसों दूर, धर्म से इसको कुछ लेना देना नहीं। मांस, मदिरा या जो और चीजें होती हैं विलासिता के, सिर्फ उसी में ये लिप्त रहता था और राजा को गलत सलाह देते रहते। साथ साथ ये जनता पर तीथे नामक एक धार्मिक कर वसूल करता था। इनके पास राजमहल होता था, अकूत धन संपत्ति था, हीरे जवाहरात से भरे रहते थे, लेकिन 1 पैसा टैक्स ये राज्य को नहीं। टैक्स देना इनका काम नहीं था। जनता जो टैक्स देती थी उस पर विलासी जीवन व्यतीत करना इनका काम था, लेकिन राज्य को 1 पैसा टैक्स नहीं।
और लोगों को बेवकूफ बना बना करके स्वर्ग भेजते रहते थे। अजीब अजीब जो स्थितियां थी, जैसे स्वर्ग भेजने का जो तरीका था, एक छोटा सा नमूना हम आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लोग बेवकूफ बनाता है। क्योंकि जनता जब अशिक्षित होती है ना, तो वो बेचारी क्या जान रही है कि से धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है उससे उसको मतलब नहीं था। अब जो धर्म के हेड है वही जब कह रहे हैं तो सच है ही। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले तक कहते थे पंडित जी कह रहे हैं तो सही है। कहता कोई मर गया आदमी तो पहुंचता था पादरी जी के पास, ये कहते थे कि इसमें सिक्का जैसे ही बक्सा रहता था लोहे का, सिक्का जैसे ही बक्सा में गिरेगा तो आवाज होना चाहिए, और जैसे ही वो छन की आवाज करेगा तो अटकी हुई है आत्मा सीधे स्वर्ग। अब जनता को किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, कोई अपना संबंधी मर गया, तो हर कोई चाहता है कि मेरे जो संबंधी है नरक में कहा जाए भाई, हर कोई स्वर्ग भेजना चाहता है। जब ये स्वर्ग भेजने की लालसा में जनता ठगाती चली जा रही है। अब एक तो जनता ठगी जा रही है और दूसरी तरफ इनका विलासी जीवन व्यतीत होता है। दूसरा वर्ग था एक कुली। जैसा कि हम आपको बताया कि सारे प्रशासनिक पद कुलीनों के हाथ में सारे। अच्छा, कुलीन भी दो तरह के, पादरी भी दो तरह के थे, एक अमीर पादरी था और एक गरीब पादरी था। जो गरीब पादरी था वो सच्चा धार्मिक था, सही रूप से वो धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन इनके पास गरीबी थी, पैसा नहीं था। और ये जो अमीर पादरी थे ये जनता को तरह तरह से बेवकूफ बना करके काफी शोषण किया और पूरा धन संपत्ति जमा कर लिया। और ये राजा के शीश महल में पड़ा रहता था। जो गरीब पादरी था ना, वो उस परिस्थिति से नाखुश था। आगे चल करके जब क्रांति की शुरुआत हुई तब जनता का साथ गरीब पादरियों ने दिया। ठीक यही स्थिति कुलीनों के साथ। कुलीन दो तरह के थे, एक नोबल्स बाय बर्थ और एक नोबल्स बाय रोब। आप कह सकते हैं कि एक जन्मजात कुलीन और एक ओहदे द्वारा कुलीन, यानी पद द्वारा कुलीन। दो तरह के कुलीन। जो जन्मजात कुलीन था वो तो बहुत संपत्ति वाला था और वो सीधे राजा के शीश महल में रहता था, राजा के साथ वहीं भोग विलास में डूबा रहता था। उसको अपनी जमींदारी से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी जमींदारी छोड़ दिया था। उसके कारिंदे वहां जमींदारी दिखते थे। जमींदारी पर वो जिनकी नियुक्ति करता था उनका काम था जनता से सिर्फ टैक्स वसूल करना। जनता क्या चाहती है, जनता की क्या जरूरत है, उससे मतलब नहीं था। उसकी नियुक्ति ही हुई थी जनता से टैक्स वसूल करना। ये जन्मजात कुलीन। जो ओहदेदार कुलीन थे एक गरीब थे और गांवों में रहते थे, इनकी जमींदारी गांव में थी, ये जनता से जुड़े हुए थे। जब क्रांति की शुरुआत हुई तो इन गरीब कुलीनों ने भी जनता का साथ दिया। यही फर्क होता है। कोई भी क्रांति जब होती है ना, क्रांति तभी होती है जब आपकी पेट में रोटी नहीं रहती। समझ गए? आपका जब पेट भरता रहेगा ना तो आपका क्रांति के बारे में सोचेंगे ही नहीं, आपको फिजूल की चीजें लगेंगी। लेकिन जब क्रांति या विद्रोह की शुरुआत होती है उसमें बहुसंख्यक वही लोग होता है जो भूखे रहना जिसको पड़ता है, वही लाठी डंडा सब उठा लेता है। खैर, एक दोनों वर्ग जो था, एक पैसा टैक्स राज्य को नहीं, जबकि जो टैक्स मिलता था उस पर ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। सामान्य जन जो था इसी में शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश वगैरह वगैरह सारे व्यापारी वगैरह सारे लोग इसी सामान्य जन में ही आते और सारे तरह का टैक्स इसी सामान्य जन को या थर्ड स्टेट को देना पड़ता। सारा टैक्स टीथ से लेकर के टीले तक। इतना ही नहीं, जनता जब
रोड पास करती थी, किसी पुल पर पास करती थी, उनको टोल टैक्स देना पड़ता। कुलीन के घर में किसी की शादी हो गई तब उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट जिसको कहते हैं, गिफ्ट के रूप में देना पड़ता था। साथ साथ यदि इनके घर में बच्चा जन्म लिया वहां टैक्स देना पड़ता था। क्यों भाई, हमारे घर में बच्चा जन्म हुआ है, तुम हमारी जमींदारी में रह के हमको नहीं दोगे? इसकी हिम्मत थी भाई। यानी हर तरह के जुल्म जनता पर ढाया जा रहा था, जनता करा रही थी। इस सामाजिक व्यवस्था में शोषण जब चरम सीमा पर पहुंच गया, नेचुरल है कि वह विद्रोह करने के लिए उतावला की स्थिति में पहुंच गया। आगे चलकर 1789 तक पहुंचते पहुंचते जब परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व हो गई और उसको नेतृत्व मिला, जनता सड़कों पर निकल गई। आर्थिक स्थिति का जहां तक सवाल है, तो राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बताने के क्रम में ही आपने समझ लिया कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती। जितनी आय होती थी राज्य को टैक्स द्वारा, जितनी आय राज्य को होती थी उतनी ही आय राजा की, दोनों के बराबर। लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। जो देश की आमदनी है वही एक व्यक्ति की भी आमदनी हो रही है। ये व्यक्ति की आमदनी कहां से आ रही है? अच्छा, चलिए इसको भी मान लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति खर्च कहां कर रहा है? जनता पर एक पैसा नहीं, जनता से टैक्स ले रहा है और जनता पर एक पैसा खर्च नहीं उसके कल्याण के लिए। परिस्थितियां बहुत विकराल हो गई। इन पर तरह तरह के कानून लगे हुए थे। जैसे व्यापार, जनता की स्थिति जो थी, कभी कभी ऐसा होता था कि इनकी फसल महामारी से या प्राकृतिक आपदाओं से मारी जाती थी। उस स्थिति में सरकार या राजा या राजतंत्र से कोई मदद नहीं जनता के पास। जो व्यापारिक वर्ग था उसको पता ही नहीं चलता था कि हम जो व्यापार करने दूसरे राज्य में जा रहे हैं वहां कौन सा कानून लागू होगा। जो यहाँ वैध है दूसरे राज्य में जाने के बाद वो अवैध हो जाता है। मान लीजिए यहाँ 40 किलो का एक मन है, अगले दूसरे राज्य में 50 किलो का एक मन है। अजीब विडंबना वाली स्थिति थी। खजाना खाली होता जा रहा, राज्य का खजाना लोगों की अदूरदर्शिता, विलासिता और प्रशासनिक अकुशलता के कारण राज्य कोष खाली होता जा रहा। 1789 तक पहुंचते पहुंचते फ्रांस दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गया। अब राजा कहां से टैक्स वसूल करे, ये सोचनीय बात होगी। इसी बीच और क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजा अपने एक सेनापति लाफायती के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी अमेरिका को भेजी और अरबों रुपया इस पर खर्च हुआ फ्रांस में। अब फ्रांस आखिर जनता की भी एक सीमा थी ना भाई। अब उसके चमड़ा तो तुम नहीं खींचोगे। जो टैक्स देने वाली स्थिति थी वो तो जनता देख चुकी थी। अब जनता के पास रहेगा कुछ तब तो वो देगी। अब जनता कहां से दे? तब राजा को कर्ज लेना, अरबों खरबों रुपए का कर्ज लिया राजा को। और उस कर्ज को फिर जनता में खर्च नहीं किया, प्रोडक्शन में कहीं नहीं लगाया। वो एक तो खर्च हुआ वहां जो सेना में लग, और दूसरे जो बचा वो अपने विलासिता पर। शेष जो कर्ज लिया उसका ब्याज भी देना था। अब अजीब विडंबनात्मक स्थिति हो गई राज खजाने में। अब क्या करे, कैसे प्रशासन चले? राजा के पास कोई उपाय नहीं। तब उसने अर्थशास्त्रियों को लगाया। इन अर्थशास्त्रियों में, हालांकि अर्थशास्त्री जो आए
क्वेसने थे, तुर्जो थे, नेकर था। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने एक ही बात कही कि इन कुलीनों पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा। केवल तृतीय स्टेट के टैक्स से काम देश को नहीं चलेगा, और जब तक कुलीनों पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे देश अब संभलने वाला नहीं है। एक यहां पर तो कुछ दार्शनिक भी आते हैं, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, डिदरो ने 35 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया लिखा। 35 खंड, 35 भाग, और साफ साफ कहा कि फ्रांस की गरीबी का मूल कारण कहां है, वो दिखला दिया। जनता अब समझ गई। वस्तुतः हमसे सारी परिस्थितियां छिपाई जा रही हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, शुरुआत मॉन्टेस्क्यू से होती है। मॉन्टेस्क्यू ने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा, शायद आप लिखे भी। उसमें उसने साफ साफ बताया कि जब तक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को सेपरेट नहीं करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स अलॉट नहीं होगा, समस्या नहीं सुलझेगी। हालांकि मॉन्टेस्क्यू को जनतंत्र और गणतंत्र का समर्थक नहीं था, वो राजतंत्र का ही समर्थक था, लेकिन राजतंत्र एक जिम्मेवार राजतंत्र हो, इसका समर्थक मॉन्टेस्क्यू। और इसीलिए उसने कहा कि पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए। राजा के ही हाथ में कार्यपालिका की शक्ति भी है, न्यायपालिका की भी शक्ति है, विधायिका की भी शक्ति। ये तीनों पावर जब तक नहीं हटेंगे, अलग अलग हाथों में नहीं मिलेगा, समस्या बनी रहेगी और राजा स्वच्छंद और तानाशाह बनता चला जाएगा। इसलिए इनके हटाने के लिए जनता को सामने आना पड़ेगा। जस्ट यही बात वॉल्टेयर का, वॉल्टेयर भी राजतंत्र का ही समर्थक था। वो तो कहा करता था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन करना अच्छा हो। ठीक भी करना भी था उसका। इसका मतलब यह था कि जनता 100 को मिल करके जो शासन करेगी उससे अच्छा एक राजा शासन चला सकता है। लेकिन कैसा राजा? जो जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो, जनता के प्रति जो जिसमें लॉयल्टी हो, वह राजा ना। वॉल्टेयर सबसे ज्यादा यदि चिढ़ा हुआ था तो एक पादरियों से। उसका एक नारा ही था, भ्रष्ट चर्च को नष्ट करो। एक उसका नारा था, वॉल्टेयर, भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो। खैर, इन सबसे अलग जो जनतंत्र का समर्थक था और राजतंत्र का घोर विरोधी, वह रूसो। रूसो एक प्रसिद्ध किताब लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता। उसका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति ही आपसी समझौते से हुई, और राज्य वह होता है जहां जनरल वील, जनता की इच्छा का ध्यान रखा जाता है। वह कहा करता था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जन्म के बाद वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। बेड़ियों मतलब कानून या नियम वगैरह। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। आप खुद देख लीजिए, जन्म के बाद जब बच्चा छोटा होता है उसको क्या मालूम है कैसे रहना है, कैसे रोना है, कैसे हंसना है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो माँ बाप उसको सिखाते हैं पैंट पहनना। अब वो उसके नियम में आ गया, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब नहाना है, कब नहीं नहाना है। और फिर जब कुछ वयस्क होता है थोड़ा सा, तब ये होता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, होता है। और आपकी आयु तक पहुंचते पहुंचते तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आज आप अपना मन से गोद से बाहर जा सकते हैं, गार्जियन से तो परमिशन लेना होगा। गार्जियन आपको रोक लगा दिया, पर बेड़ियों में जकड़ दिया। हर तरह के नियम कानून, सामाजिक कानून हो गया, पारिवारिक कानून हो गया, और फिर प्रशासनिक कानून लग गया। यही रूसों का भी करना। जब आदमी जन्म लेता है वहां तो कोई नियम कानून नहीं होता,
लेकिन जन्म के बाद हर तरह के बेड़ियों से उसको जकड़ दिया जाता है। बेड़ियों कहने का मतलब उसका कानून से साफ साफ कहना था कि कोई भी देश का शासन चलाने का हकदार जनता है और जनता की इच्छा से ही कोई शासन चल सकता है। इसलिए अब यहाँ पर क्रांति की जरूरत है, बिना क्रांति का बदलाव नहीं हो। इन्हीं परिस्थितियों में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। 175 वर्ष से स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं हुई। स्टेट्स जनरल एक तरह की संसद थी। स्टेट्स जनरल की जब बैठक बुलाई गई, प्रश्न उठा वही राजकोष का कहां से आया। दिदरो को बुलाया गया। दिदरो ने इंसाइक्लोपीडिया सब लिखा और बताया स्पष्ट रूप से संसद में क्या क्या राजा को करना पड़ेगा या प्रशासन को। राजा और कुलीन उसको हटा, जितने अर्थशास्त्री आए सबको हटा। अब विकराल परिस्थिति जब हो गई, 5 मई 1789 को पहली बार संसद बैठी 175 वर्षों के बाद। इसमें प्रथम स्टेट से 300, सेकंड स्टेट में 300 और थर्ड स्टेट से 600 प्रतिनिधि शामिल। अब यहां पर थोड़ा सा क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। क्या दिक्कत आप लोगों को, क्योंकि कहीं आना जाना भी कोई दिक्कत ना है। हाँ, कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट करें। चैप्टर ही ऐसा है ना कि बहुत बहुत फास्ट हो जाता है और एक स्टेप बाय स्टेप ही चलता ही। जब तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल हुए 300, 300, 600। पहले की जो परंपरा थी कि हर स्टेट से एक वोट पड़ता था, मतदान के समय एक वोट पड़ता था, एक वोट की मान्यता थी। थर्ड स्टेट के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने स्पष्ट मान कर दिया कि नहीं, अब पुरानी वाली स्थिति नहीं रहेगी। जितने प्रतिनिधि शामिल हैं, उपस्थित हैं, उन सभी प्रतिनिधियों को एक एक वोट देने का अधिकार होगा। कुलीन प्रतिनिधियों ने और पादरियों के प्रतिनिधियों ने इसको बैकआउट, सभा भंग, लोग अपने अपने घर चले। कुछ दिनों के बाद वहाँ का हेड नहीं होता था कोई स्टेट जनरल का, राजा था। हेड कहाँ था? लोग को तो मालूम भी नहीं था कि कैसे बैठक होती है। तो बैठक ही लोग करवाते था। 175 वर्ष के बाद बैठक हो रही थी। 175 वर्ष में कितनी पीढ़ियां गुजर गई। 1947 से आज तक जो आजादी मिली, हम समझते कि आपके बाबा को, दादा को ही पता होगा। आज जो लोग बात करते हैं कि नेहरू और गांधी ने क्या किया था, इसीलिए करते हैं ना कि 70 साल गुजर गए, उनको तो पता है नहीं। तो देखे नहीं, जो उस समय की परिस्थिति देखे हुए होंगे, उनसे जाकर के पूछिए कि नेहरू गांधी ने क्या किया, कैसे आजादी मिली, क्या क्या लड़ाइयां लड़ी थी। समझ गए? तो 175 मात्र 70 वर्ष पहले की घटना, अब तक तो हमको मालूम नहीं। 175 वर्ष आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी, किसको मालूम था। परिणाम यह होगा कि यहाँ अव्यवस्था फैल गई, लोग अपने अपने घर चले गए लौटकर। राजा, कुलीन और पादरी तो समझ गया कि शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन 20 जून को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने फिर यहाँ उपस्थित हुए। कहाँ? संसद भवन के पास। लेकिन यहाँ देखा कि राजा के जितने सुरक्षा कर्मी हैं, बॉडीगार्ड्स, वो तो संसद के घेरे हुए हैं पहले से। हाँ, उनको जाने की इजाजत नहीं मिली। तब एक तृतीय स्टेट के जितने प्रतिनिधि थे, उसी संसद भवन के सामने एक मैदान था जिसको टेनिस कोर्ट का, उसी टेनिस कोर्ट में शामिल हुए, उपस्थित हुए और अपनी सभा को ही उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी सभा को यही अब नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाएगा और इसका काम होगा संविधान का निर्माण करना और राजा पर, जो राजा की निरंकुशता है, उन पर अंकुश रखना। अब संविधान निर्माण की शुरुआत हो गई।
4 अगस्त को रात भर असेंबली की बैठक थी। उस 4 अगस्त के दिन रात में संविधान निर्माण शुरू हुआ। कुछ तो इसी समय डिक्लेरेशन हो गया और कुछ जब जाकर के 1791 में पूरी तरह संविधान का निर्माण हो गया तो वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। वैधानिक करने का मतलब कि राजा रहेगा, जैसे इंग्लैंड में हुआ, राजा तो रहेगा लेकिन उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, अपना मन से वह शासन नहीं कर सकते। यह वैधानिक राजतंत्र। इसमें और भी कुछ हुआ, मतदान का अधिकार सभी को मिला लेकिन सभी में भी कुछ को काट दिया गया। जैसे महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला, सक्रिय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिला। सक्रिय नागरिक वे थे जो राज्य को टैक्स देते थे, तब तो जो गरीब था वो टैक्स नहीं देता था, उनको मतदान का अधिकार नहीं मिला। और फिर 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई मतदान के लिए, यानी जो 25 वर्ष से कम उम्र के लोग थे उनको मतदान का अधिकार नहीं। सारी समस्याओं का समाधान नेशनल असेंबली नहीं कर पाई। यहां भी अव्यवस्था फैल रही थी। बाहर के जो देश थे वे भी लगे हुए थे कि वहां राजतंत्र किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे यूरोप वगैरह के देश, ऑस्ट्रिया। अब नेशनल असेंबली ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। ऑस्ट्रिया और प्रसा, जर्मनी में जो प्रसा था, इन दोनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब फिर से ये युद्ध में फंस गया फ्रांस। देश में फिर एक असंतोष की भावना फैलती चली, इसलिए भी खत्म हो गया। 91 के लास्ट होते होते जो गरीब जनता, एकदम जो बिल्कुल गरीब थी, उनमें भयानक असंतोष फैला और इसका फायदा वहां रॉब्सपियर ने हुआ। नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहा था मिराबो और ओबासिये, लेकिन यहां गरीबों का नेतृत्व कर रहा था रॉब्सपियर। ये रॉब्सपियर बड़ा क्रूएल टाइप का था, बहुत क्रूएल टाइप। हालांकि इसके दल में भी 2 भाग हो गया। इसने अपनी जो गरीब जनता थी, जैसे घड़ीसाज, दिहाड़ी मजदूर, गरीब किसान, खोमचा लगाने वाला, यही इसके दल में शामिल थे। इनको लेकर के नेशनल असेंबली को इसने भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। और उस नेशनल असेंबली जो भंग किया उसका फिर दोबारा नाम रखा है कन्वेंशन, रॉब्सपियर। अब यहां से फ्रांस में एक आतंक का राज्य पैदा हो। जितने लोग एक यहां पर, हालांकि कुछ सुधारात्मक काम जरूर किया, जैसे समानता का अधिकार दे दिया, मतदान की जो आयु 25 वर्ष थी उसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया, सभी लोगों को मतदान का अधिकार दे दिया, महिलाओं को छोड़, महिलाओं को अभी भी नहीं। पता नहीं महिलाओं से लोगों को क्या चीज है। हाँ, जो विकसित राष्ट्र है, बहुत विकसित राष्ट्र। अब उन्हें सोचो ना, अमेरिका में महिलाओं को कब मिला है मतदान का अधिकार? कितना? 1918 में मिला है। अच्छा, तो बहुत बाद में मिला है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, सभी जो विकसित राष्ट्र हैं। इंग्लैंड में तो 1918 में, इंग्लैंड में और अमेरिका में भी बाद ही में मिला है। एक हमको नहीं आता। ये विकसित, इन सबसे तो बढ़िया हम थे। 1947 में आजादी मिली और आजादी के साथ जब संविधान बना तो सभी को हमने, जिनकी उम्र 21 वर्ष थी, सभी को हमने दे दिया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, बहुत विद्वान हो, उससे मतलब नहीं, सबको एक मतदान का अधिकार मिला। इससे बढ़िया हम लोग थे ना। बुद्धिमान भारत के लोग ज्यादा होते हैं। तो यहाँ फ्रांस में भी कन्वेंशन के समय में भी यही परिस्थितियां थी। अब रॉब्सपियर ने 14 महीना तक शासन किया। इस 14 महीने में लगभग 20,000 के लगभग लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया। अमेरिका में 1965 मिला है। 1965। चलो ठीक। सोचो 1789 में वहां संविधान लागू हो रहा है और 1965 में वहां महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था।
लाचा तो हमारे 1950 में मिल गया भारत की संविधान लागू। वही भारत सब चीज में आगे रहता है। क्या बात आप नहीं होने देगा है? आप नहीं होने देगा। क्या कहते हो कि नहीं? विश्व गुरु बना दिया मोदी जी। यहाँ पाकिस्तान थरथरा रहा, चीन घबरा रहा, अमेरिका और रूस जो है सिर्फ बिना मोदी जी के सलाह लिए हुए कोई काम ही नहीं करता। और तुम कहते हो कि हाँ, तो कन्वेंशन में रॉब्सपियर अब यहाँ पर लॉ ऑफ सस्पेक्ट पास किया गया, एक कानून। इसके आधार पर 20,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा। राजा पर भी मुकदमा चला। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। गिलोटिन एक तरह की फांसी थी। फांसी क्या थी? एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ रहता था और उस पर जिनको फांसी देनी होती थी सर रख दिया जाता था। ऊपर में एक आरा जैसा लोहे का बहुत विशाल भारी भरकम हथियार था, वहां से छोड़ा जाता था, सीधे गर्दन पर लगता था, गर्दन अमर। चूंकि डॉक्टर गुलेटिन नामक किसी साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम भी गुलेटिन पड़ गया। अब राजा को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। कुछ समय बाद रानी मेरी अंतवानेत को भी चढ़ा दिया गया। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, राजा जब गिलोटिन की ओर जा रहा था, ले जाया जा रहा था, तो बड़ी बहादुरी से गया। ऐसा नहीं कि गिलोटिन के नाम से वो डर रहा था। और उसने साफ साफ वहाँ बंद नीचे वाला अरे बंद करो रे। इन्वर्टर गया। अरे बंद कर। अरे बंद करना नहीं, ये वाला रे, ये वाला। अरे तो उसको समझ में आएगा तब तो। हो गया बंद। राजा को जब गिलोटिन की ओर ले जाया जा रहा था तो बड़ी बहादुरी से गया और स्पष्ट बोला वहां पर जाने के बाद कि ठीक है, मुझे गिलोटिन पर आज चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अपने पूरे देशवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी तक हमने कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि जिंदगी भर तो गलत काम अब खैर उसकी बात सुनने वाला कौन था? 1793 में उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन देखो भाई, जो जैसा तुम काम करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। रॉब्सपियर ने सोचा था कि हम लोगों को लॉ ऑफ सस्पेक्ट पास करके गिलोटिन पर चढ़ा करके हमारे सामने के जो बाधाएं हैं उसको हम दूर कर लेंगे और फिर हम निश्चिंत होकर के शासन करेंगे। ये संभव थोड़े है, जनता तो सब देख रही है ना। अंततः उसने एक वहां युद्ध अपराध के लिए एक अलग न्यायालय बनाया गया था। उसी न्यायालय का ही निर्णय था राजा को गिलोटिन पर चढ़ाने का। रॉब्सपियर पर भी मुकदमा चलाया गया, इन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ाया 1784। सपना चूर हो गया। अब फिर से अराजक स्थिति में फ्रांस पहुंच गया। तब यहां से डायरेक्टरी का शासन शुरू। डायरेक्टरी में शुरुआती दिनों में कुछ अव्यवस्था थी। 5 लोगों के हाथ में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन ये कमेटियां भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट इस समय बाहर में युद्ध में फंसा हुआ था। वो इटली पर चढ़ाई कर चुका था। इटली के अधिकांश भागों पर इसका कब्जा हो गया था। इसी समय इसको खबर मिलती है, उस समय वो सेनापति था फ्रांस का। उसी समय खबर मिलती है फ्रांस की अराजक स्थिति के बारे में।
बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। वो समझ गया कि अब स्थिति परिपक्व है। वो दौड़ा दौड़ा फ्रांस आया और फ्रांस में आने के बाद वो राजनीति में तुरंत अपने आप को समाहित कर लिया और जो 5 लोगों के हाथ में डायरेक्टरी थी वो कहा कि नहीं, 3 लोगों के हाथ में डायरेक्टरी रहेगी। 3 लोगों में प्रथम कंसल, सेकंड कंसल और थर्ड कंसल, ये 3 लोग थे। प्रथम कंसल के पद पर नेपोलियन बोनापार्ट को बहाल किया। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने पादरियों के साथ एक समझौता किया, धार्मिक समझौता इसने किया ताकि पादरी वर्ग संतुष्ट रहे। वो शांत कर दिया। फिर नेपोलियन जो बिखरे हुए कानून थे फ्रांस में उस सबको एक जगह लाया और जो अच्छी चीजें थी उसको एक जगह संवैधानिक रूप दिया, जिसको नेपोलियन कोड नाम दिया गया। शिक्षा को अनिवार्य किया इसने, सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पूरे फ्रांस में जनप्रिय हो गया। परिणाम था यह तुरंत पहुंच गया। अब डायरेक्टरी का शासन इसके हाथ में नहीं रहा, ये राजा हो गया। फिर से राजतंत्र की स्थापना यहां इसने कर दिया। अब राजा हो गया। राजा होने के बाद 1830 तक इसका प्रभाव रहा। ये तो 1815 में चला गया। 1815 में चूंकि इसका एक इच्छा थी कि संपूर्ण यूरोप पर कब्जा हमारा कर भी लिया था। ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी वगैरह वगैरह बहुत सारे यूरोपीय देशों पर कब्जा किया। जहां जाता था वहां विजय करके आता था। एकमात्र इंग्लैंड पर इसका विजय नहीं हो सका और इंग्लैंड के साथ युद्ध में मिस्र में फंस गया। खुद कहा करता था कि इस कैंसर ने हमारा जीवन समाप्त कर दिया। यहां से 1815 में सारे यूरोपीय राष्ट्र एक जगह हो गए, मिल गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अकेले अकेले हम नेपोलियन से सामना नहीं कर सकते। 1815 में सबने मिल करके वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया। उसे सेंट हेलेना के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और फिर से जब ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का शासन हुआ ऑस्ट्रिया में, बुर्बो वंश को 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ, फिर से बुर्बो वंश वही पुनर्स्थापित कर दिया गया लुई 14वां, लुई 15वां के 16वां के खानदान को। और राजतंत्र के आधार पर फिर से ये चालू हो गया। 1848 में जाने के बाद फिर एक क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की, ये दो क्रांतियां फिर फ्रांस में हुई। 1848 की क्रांति के बाद वहां कुछ सिस्टमैटिक वे में फ्रांस चल ये राज क्रांति, समझ गए? इसके बाद क्या है, कौन सा चैप्टर?